सभी लोग के पास आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो सभी लोग यस कमेंट कर दीजिए ताकि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोग यस करेंगे। जिन लोगों के पास भी आवाज़ जा पा रही होगी तो आप लोग जल्दी से जल्दी यस कर दीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ के निप्पल फट जाते हैं, ग्राहक की देखभाल के लिए उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप क्या कौन सा है। ग्राहक यानी आप लोग मान सकती हैं, मतलब ग्राहक यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे रिलेट आप कर सकती हैं पेशेंट। अगर कोई आ रही है माँ, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन उसका शिकायत ये है कि उसकी निप्पल फट गई है, तो इसके लिए वो क्या करेगी, तो इसके लिए आप लोग क्या सलाह देंगी उनको, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है निप्पल को सखा करने के लिए बेंजोइक लगाना। सखा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सूखा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा सूखा करने के लिए। ठीक है, आप लोग सभी लोग नंबर वहाँ पे लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके कॉपी पेन सब लोग निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग 1 नंबर लिखिएगा, उसके बाद आप लोगों का सही हुआ या गलत, फिर लास्ट में आप लोग ऐड करके अपना बताइएगा कितना आंसर हुआ, कितना सही हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में नहीं दीजिए, आप लोग को लास्ट में पूछा जाएगा कितना। अगर कोई डाउट हो तो वही आप लोग पूछिए, नहीं तो आप लोग आंसर देती है फिर उसमें से जिनका भी क्वेश्चन रहता है वो नहीं दिख पाता है। ठीक है, स्पीड में इतना जाते रहता है कि क्वेश्चन नहीं दिख पाता, इसीलिए आप लोग इसका नंबर नहीं लिखिए, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट में पूछिए। ठीक है, वो आप लोग पूछिएगा फिर क्वेश्चन दिखेगा, नहीं तो ऐसे आप लोग नंबर लिखिएगा फिर उसमें भी जो जिन लोग का क्वेश्चन रहेगा वो लिख देंगे, तो फिर ऐसे पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट है, बहुत स्पीड में यहाँ पे चलते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चन होगा वही आप लोग लिखिए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्या ऑप्शन है, निप्पल को सूखा रखने के लिए बेंजोइक लगाने के लिए आप सलाह देंगी, कि निप्पल को गर्म नम पैक से ढककर रखने के लिए बोलेंगी, कि बच्चों को 1 बोतल देने की पेशकश, यानी बोतल वाला दूध पिलाने के लिए आप लोग बोलेंगे, मतलब पाउडर वाला जो बाज़ार में मार्केट में जो मिलता है उसके लिए आप लोग सलाह देंगी, कि जितना हो सके निप्पल को हवा के संपर्क में रखने के लिए बोलेंगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर हवा के संपर्क में रहेगा तो और ज़्यादा वो ड्राई हो जाएगा और ज़्यादा उस फटने का डर रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो आप लोगों का ऐसे ही कट गया। ठीक है, और बोतल वाला दूध देने के लिए तो आप लोग बोलेंगे नहीं, तो सी भी कट गया, तो बचा ए और बी, तो इसी में से आंसर होगा। ठीक है, तो बेंजोइक तो लगा नहीं सकते हैं कोई भी, बेंजोइक क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, तो ये सारा कुछ लगाना अच्छा बात नहीं है, आप सभी को पता है। तो निप्पल को गर्म करके नम पैक से ढक कर रखना। ये नम पैक क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, वो आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी अगर इस प्रकार की लेडी आप लोग के पास आए तो आप लोग क्या सलाह दीजिएगा, बर्फ़ लगाना। हम सभी ने कभी न कभी घावों पर इसका उपाय इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि त्वचा की सूजन या दर्द इत्यादि। ठीक है, बर्फ़ लगाने से वहाँ का तो सूजन, मतलब वहाँ अगर फटा हुआ है तो दर्द होगा, तो वो दर्द कम हो जाए, इसके लिए ये सलाह देंगे बर्फ़ लगाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट बर्फ़ नहीं लगाया जाता, वो किसी कपड़ा, साफ़ कपड़ा में मतलब कि रखकर तब उसको सेका जाता है। ठीक है, डायरेक्ट उतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं एक ही बार लगाना चाहिए। माँ का दूध लगाना, ठीक है, यही एक प्रकार का पैक का काम करेगा। ठीक है, वो जो दूध है माँ का, वो उस पर एक पैक की तरह, एक आवरण की तरह वो रहेगा, तो वो जो दूध है ना, वो निप्पल को क्या रखेगा, सॉफ्ट और मुलायम रखेगा। ठीक है, इससे वो फटने से बचेगा। ठीक है, गर्म पानी का प्रयोग, गर्म पानी से जब उसको धोएंगे
तो उसमें का जो भी बैक्टीरिया अब वहाँ पे क्या हो गया है, फट गया है, तो वहाँ पे क्या इन्फेक्शन का भी डर है। तो गर्म पानी से धोने से भी अच्छा रहेगा, या फिर एक अच्छा बाम या क्रीम भी मिलता है फटा जो भी एरिया होता है वहाँ पे लगाने के लिए। तो वो क्रीम के लिए आप लोग सलाह दे सकती हैं, या फिर गरम तेल की वहाँ पे मालिश करने के लिए भी सलाह दे सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हुआ था। ठीक है, चलिए ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सभी लोग जब भी कमेंट करने के लिए बोले उस टाइम आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको पूरा अभी डिटेल में बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, यस सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए गर्भाधान के 7 सप्ताह बाद गर्भाशय में गर्भधान के उत्पाद को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए कि क्या बोल रहा है। देखिए कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो गई यानी कि निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ है कि 7 सप्ताह बाद बोल रहा है कि 7 सप्ताह बाद जो भी क्या होता है 10 से 12 दिन के बाद जब वो जाइगोट बन जाता है, तब वो जाइगोट क्या होता है 10 से 12 दिन के बाद यूट्रस में प्रत्यारोपण हो जाता है, यानी उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है गर्भाशय में ही। यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय में ही तो उसका वृद्धि और विकास होता है। तो वृद्धि और विकास होता है, धीरे धीरे होता है। तो वही बोल रहा है कि 7 सप्ताह के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जाइगोट, एम्ब्रियो भ्रूण, नवजात शिशु। तो देखिए भ्रूण को ही हिंदी में इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये तो ऑप्शन एक ही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 तो हमारा बच्चा। तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन पढ़ के एक बार ऑप्शन को भी आप रिलेट कीजिए। ऑप्शन को आप रिलेट कीजिएगा तो उसका खुद से खुद आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे आप लोग रिलेट कीजिएगा। देखिए ये दोनों तो एक ही हो गया। जाइगोट देखिए होगा क्या आंसर, जाइगोट का बोलते हैं जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन उसके बाद से 10 से 12 दिन तक ही उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका वृद्धि और विकास होता है। और नवजात शिशु तो हम लोग बोलेंगे नहीं, नवजात शिशु जब जन्म के बाद ना बोला जाता है। ठीक है, और जाइगोट भी नहीं बोलेंगे। तो बच्चा ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या फिर सी बोलिए, इसको हिंदी और इंग्लिश में वही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो। ठीक है, आप लोगों को जिनको भी अगर नहीं पता है कि कब से कब तक क्या बोलेंगे, तो आप लोग को एक बार हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जाइगोट कब से कब को बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इतने सप्ताह या फिर इतना दिन को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए जाइगोट हम लोग कब बोलेंगे, 0 से 14 यानी 2 सप्ताह तक। ठीक है, अप्रॉक्स में आप लोग 2 सप्ताह तक लिख लीजिए जाइगोट। जिन लोग को भी नहीं पता है तो कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, 2 सप्ताह तक, यानी अगर डे में बोले तो 0 से 14 या फिर कहीं कहीं 12 भी देता है। अगर सप्ताह में देगा तो 2 सप्ताह में देता है। ठीक है, तो जाइगोट हो गया हमारा 0 से 14 दिनों तक जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट के बाद हमारा कौन सा स्टार्ट होता है, जाइगोट के बाद वो इम्ब्रियो कहलाता है, यानी कि भ्रूण। ठीक है, इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण का कितना से कितना तक काल हो जाएगा, भ्रूण का काल हो जाएगा 2 से 8 सप्ताह, 2 से 8 वीक, यानी 2 से 8 सप्ताह तक के जो काल को रहेगा उस समय को, काल मतलब समय, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। यानी कि जब प्रेगनेंसी, जब वो गर्भाधारण किए हुए उसका अगर टाइमिंग 2 से 8 सप्ताह हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बोलेंगे या फिर एम्ब्रियो बोलेंगे।
बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 9 सप्ताह, यानी 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक, यानी जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक हम उसको बोलेंगे फीटस। ठीक है, फीटस। फीटस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। ठीक है, शिशु लिखता है। ठीक है, आप लोग फीटस याद रखिएगा, फीटस ही देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फीटस ही लिखता है, तो शिशु हिंदी में दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जाइगोट कितना हो गया? 0 से 14। एम्ब्रियो कितना हो गया? 2 से 8 सप्ताह तक। और 9 सप्ताह से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फीटस। उसके बाद जैसे ही जन्म हो जाता है, उसका जन्म हो जाएगा। ठीक है, फीटस के बाद क्या होगा? उसका जन्म हो जाएगा, तो 28 दिन तक हम लोग क्या बोलेंगे? 28 दिन तक, जैसे ही जन्म हो गया तो उसको 28 दिन तक हम लोग बोलेंगे नियोनेटल्स, नियोनेट्स यानी कि नवजात। ठीक है, नवजात क्या बोलेंगे? नवजात, नियोनेट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश हिंदी दोनों नाम दे सकते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 28 दिन, ठीक है, 28 दिन के बाद भी दिन आएगा, तो 28 दिन से लेकर के, यानी अगर महीना में देगा ना तो वो 1 मंथ देगा, सॉरी 1 मिनट, 1 मंथ से लेकर के ये 1 ईयर दे देगा, या फिर 0 से 1 ईयर भी ऐसे करके लिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन्फेंट। यानी 0 से 1 साल तक हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेंट। या फिर 0 से 1 ईयर लिखता है, या फिर 1 मंथ से 1 ईयर तक लिखता है, तो उसको भी हम लोग इन्फेंट ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान पेट के निचले हिस्सा में बनने वाला सफ़ेद लेंस क्या कहलाता है? यानी आप सभी को पता होगा कि क्या बन जाता है गर्भावस्था में, जब ये एस्टोमक हो गया और ये नाभिक हो गया, नाभि, तो नाभि के नीचे ऐसे ऐसे स्ट्रेच, सॉरी आंसर ही बता दिए, तो एक मार्क्स बन जाता है, सफ़ेद लाइन जैसा बन जाता है पेट के नीचे, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे वैसे। ठीक है, तो उस लाइन को पूछ रहा है कि क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रेगनेंसी मास्क, ऑप्शन नंबर बी है लोनिया नान, और इनमें से कोई नहीं, और एस्ट्राइपेविडेरन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्राइपेविडेरन। इसको स्ट्रेच मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेच मार्क बोलते हैं एस्ट्राइपेविडेरन को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, इस फिगर में देखिए स्ट्रेच मार्क आप लोग देखिए कैसे हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है, आप सभी को पता है प्रेगनेंसी में ये स्ट्रेच मार्क क्यों होता है? एक ही बार जब ज़्यादा मांसपेशियों का जब फैलाव होगा तो उसमें क्या हो जाता है? तनाव आ जाता है, जिसके कारण ये जो है मार्क्स यानी चिन्ह ये ऐसा वैसा बन जाता है। ठीक है, ये मांसपेशियों के खिंचाव के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्लेम्सिया के दौरान तत्काल नर्सिंग क्रिया कौन सी है? एक्लेम्सिया आप लोग को बहुत बार बताया है और प्री एक्लेम्सिया भी बहुत बार बताया है। ठीक है, तो अब नहीं बताएंगे, इसमें आप लोग को अगर नहीं पता है तो बहुत ही आप लोगों को डांट पड़ने वाली है। तो देखिए सब कोई इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत बार बताया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आईवी मैग्नीशियम सलेट, ऑप्शन नंबर बी है वायु मार्ग सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है रोगी को गिरने से रोकना, ऑप्शन नंबर डी है वाइटल का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, सबका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वायु मार्ग सुरक्षा। देखिए एक्लेम्सिया के दौरान ये जो है आईवी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, यहाँ पे सलेट लिखा है, आईवी जो दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, आईवी स्लो दिया जाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, वाइटल का अवलोकन ये सब तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सबसे
एक्लेम्सिया के दौरान तत्काल, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एक्लेम्सिया के दौरान क्या हुआ रहता है, बेहोशी उसको आ सकता है। ठीक है, तो बेहोशी के दौरान जो है वो मुंह से कुछ ये जो होता है कुछ किसी किसी के झाग जैसा भी आने लगता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उससे उसके वायु मार्ग को यानी कि सांस में उसको बाधा आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो सांस है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, यानी वायु मार्ग को हम लोग सुरक्षा करेंगे, तभी बाद में फिर ये वाइटल साइन ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, वायु मार्ग को सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि फर्न टेस्ट का प्रयोग आकलन के लिए किया जाता है, यानी फर्न जो टेस्ट है वो किस चीज़ के आकलन के लिए, यानी किस चीज़ का जो है हम लोग टेस्ट करते हैं, फर्न टेस्ट से किस चीज़ का हम लोगों का पता चलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। ठीक है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी का प्रयोग के लिए किया जाता है, कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या फिर माहवारी। इसका राइट आंसर क्या है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे कि इसका क्या होगा। आखिर फर्न टेस्ट जो होता है, फर्न टेस्ट किसका आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फर्न जो टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगभग सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग, यानी किसी फीमेल में अंडोत्सर्ग हो रहा है कि नहीं, आखिर वो हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है, उसमें जो भी खराबी होता है उसको जो है पता लगाने के लिए फर्न टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। या फिर मान लीजिए कि आखिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है कि आखिर उसमें ओवुलेशन होता है कि नहीं, आखिर अंडोत्सर्ग होगा तभी तो ये माहवारी होगी। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्न टेस्ट। ठीक है, फर्न टेस्ट यानी ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग। आप सभी कमेंट में बताइए कि अंडोत्सर्ग जो होता है यानी अंड का उत्सर्ग यानी अंड का जनन कहाँ से होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग किस अंग से होता है, जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, और फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग ले लीजिए यहाँ पे गर्भाशय, ऑप्शन नंबर थर्ड ले लीजिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, और इसी 3 में से आप लोग आंसर दीजिए कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है, अंडोत्सर्ग जो होता है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, प्रत्येक माह एक अंड का अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, 28 से 30 दिन के बीच में आप लोगों को ऑप्शन में 28 दिन देता है। ठीक है, प्रत्येक 28 दिन पे ये सब में अलग अलग हो सकता है, सब में जैसे में कि किसी में 28, किसी में 29, 30 ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज पूछेगा तो वो 28 दिन ही हम लोग टिक करते हैं कि प्रत्येक 28 दिन पर एक अंडाशय से एक अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, मान लीजिए इस माह एक ओवरी से अंडाशय उत्सर्ग हो गया तो फिर अगले माह दूसरे वाले अंडाशय से अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, सभी को पता होगा कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अपरिपक्व प्रसव की भविष्यवाणी करने वाले सबसे संवेदनशील मार्कर क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छा से नहीं आया होगा, तो देखिए यहाँ पे समझा दे रहा है। मार्कर मतलब क्या, मार्क जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग मार्क कर देते हैं, यानी कि क्या चिन्हित कर देते हैं, यानी चिन्ह। इसका सबसे सटीक आंसर यही हुआ कि जो अपरिपक्व प्रसव होता है उसका चिन्ह क्या है, यानी उसका सिम्टम क्या है। ठीक है,
यही हम लोग इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी होगा कि आखिर अपरिपक्व प्रसव मतलब क्या हो। परिपक्व प्रसव मतलब परिपक्व यानी सभी चीज़ों जैसे उसमें पूर्ण होता है, ठीक है। उसमें कोई भी तकनीकी खराब या फिर किसी भी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन अपरिपक्व यानी कि उसमें किसी भी चीज़ का जैसे भ्रूण में या फिर माँ में प्रसव के दौरान कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो अपरिपक्व प्रसव है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जब समझेंगे ना तब इसको अच्छा से इसको फिगर से समझेंगे। तो अभी यहाँ पे ये बताइए सभी लोग आंसर कि आखिर अपरिपक्व प्रसव की जो है वो चिन्ह क्या है इसमें से, ठीक है। फंडिंग टेस्ट, सोरम फेरिटिन की सर्वाइकल लंबाई या फिर फाइब्रोलेक्टिन, ठीक है। अपरिपक्व प्रसव की जो है भविष्यवाणी करने वाले यानी कि जो अपरिपक्व प्रसव है यानी कि परिपक्व प्रसव मतलब आप लोग को नहीं समझ में आया। देखिए परिपक्व प्रसव मतलब कि वो परिपूर्ण है सभी चीज़ों से, अपरिपक्व यानी कि वो पूर्ण नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है प्रसव के दौरान। तो उस गड़बड़ी का जो है प्रसव यानी भविष्यवाणी आगे भविष्यवाणी मतलब क्या, भविष्यवाणी कोई करता है इसका मतलब क्या करता है, वो आगे क्या होने वाला है वही ना बताता है, फ्यूचर की बात बताता है, ठीक है। तो यही इसमें पूछ रहा है कि अपरिपक्व प्रसव की भविष्यवाणी करने वाला चिन्ह यानी कि मार्कर क्या है, ठीक है। आगे चलकर कि क्या प्रसव में क्या वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इसका हम लोग चिन्ह कैसे पता कर सकते हैं, इसका भविष्यवाणी क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोरम फेरिटिन, ऑप्शन नंबर बी है फर्निंग टेस्ट। इस चारों ऑप्शन में से ही आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोलेक्टिन, ठीक है। तो फाइब्रोलेक्टिन आखिर क्या है, तो ये एक प्रकार का टेस्ट है, ठीक है। फाइब्रोलेक्टिन जैसे फर्निंग टेस्ट था, पिछले हम लोग बार पढ़े कि फर्निंग टेस्ट, तो फर्निंग टेस्ट तो आप लोगों को बताए थे कि ये प्रसव में नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग फाइब्रोलेक्टिन पढ़ रहे हैं, तो फाइब्रोलेक्टिन भी एक प्रकार का टेस्ट ही है। इस टेस्ट से क्या पता चलता है, तो देखिए इस फिगर में आप सभी लोग देखिए ये क्या है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा जुड़ा रहता है गर्भाशय से, ठीक है। ये क्या है, गर्भाशय, तो इसी गर्भाशय से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फाइब्रोलेक्टिन के बारे में, फाइब्रोलेक्टिन टेस्ट। तो देखिए आखिर ये जुड़ा रहता है तो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा रहता होगा, ठीक है, किसी ना किसी कारण से जुड़ा रहता है। तो ये किस कारण से जुड़ा रहता है, फाइब्रोलेक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फाइब्रोलेक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, इसी प्रोटीन के कारण ये जो है प्लेसेंटा और गर्भाशय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो फाइब्रोलेक्टिन टेस्ट होता है ना, तो उसी का पता लगाता है, वो फाइब्रोलेक्टिन प्रोटीन का पता लगाता है, ठीक है, कि उसकी मात्रा सही है कि नहीं, ठीक है, कितनी मात्रा है, कम है। अगर कम रहेगा तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो जाएगा कि ये प्लेसेंटा ये गर्भाशय से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, जोड़े रखने का काम नहीं करेगा उसकी जब मात्रा कम रहेगा। तो यही फाइब्रोलेक्टिन जो टेस्ट होता है, तो इसी सब प्रॉब्लम का वो टेस्ट करता है कि आखिर आगे चलकर क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है, आखिर ये जो है जुड़ा रह सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर प्रसव से पहले ये अलग होगा तो आप सभी को पता है कि इससे दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो यही फाइब्रोलेक्टिन टेस्ट इसीलिए किया जाता है, वो फाइब्रोलेक्टिन प्रोटीन का जांच करने के लिए, इसकी मात्रा का जांच करने के लिए, किसकी, फाइब्रोलेक्टिन प्रोटीन की, ठीक है। तो ये फाइब्रोलेक्टिन एक प्रकार का टेस्ट हो गया जो कि हम लोगों को उसमें क्या पता चलता है, फाइब्रोलेक्टिन प्रोटीन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये फाइब्रोलेक्टिन प्रोटीन क्या करता है, इसका काम क्या है, ये गर्भाशय और प्लेसेंटा दोनों को जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आप लोगों को आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
ब्रिज प्रेजेंटेशन में कितनी पोजीशन दिखी जा सकती है? ब्रिज प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा है, ठीक है, कि बच्चा जो है वो उल्टा है, तो उल्टा कोई हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उसकी कितनी पोजीशन होती है, यानी कितनी अवस्था होती है, यानी कितने प्रकार का ये होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताइए कि ये कितने प्रकार का होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए ब्रिज प्रेजेंटेशन 6 टाइप का होता है। ठीक है, इसके 6 पोजीशन होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ टाइप यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिज प्रेजेंटेशन का। देखिए जब ब्रिज प्रेजेंटेशन नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल रहता है यानी लंबाई में रहता है ये भ्रूण, तो इसका कहाँ रहता है? सर नीचे रहता है। लेकिन आप लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन में देखिए, ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या है कि इसका सर क्या है? ऊपर है। ठीक है, इस सभी का सर देखिए ऊपर है, तो यही ब्रिज प्रेजेंटेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए ताज़ा जारी मानव अंडाणु में होता है। ठीक है, यानी अंडाणु यानी अंड यानी एग में क्या होता है यही पूछ रहा है क्वेश्चन। एक वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम, एक एक्स गुणसूत्र यानी कि, और ऑप्शन नंबर सी है वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है 2 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो इसका सभी लोग राइट आंसर बताएंगे कि आखिर अंडाणु में क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है कि क्या होता है। सबका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्स गुणसूत्र ही होगा, आप सभी को पता है फीमेल में एक्स ही होता है। ठीक है, वाई नहीं होता है, वाई होता है मेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। HIV पॉजिटिव माँ के नवजात शिशु को वीराइन 2 मिलीग्राम पर केजी शरीर के वजन की एकल खुराक कितने दिनों में दी जानी चाहिए? ठीक है, ये क्या है? वीराइन 2 क्या है? वीराइन 2 ml पर केजी वीराइन 2 जो है होता है वो क्यों दिया जाता है? जब कोई माँ जो होती है HIV पॉजिटिव होती है तो उसको शिशु को, उसके बच्चा को जो होता है उसको पॉजिटिव से बचाने के लिए ये दवा दिया जाता है। कौन सा दवा? वीराइन। ठीक है, तो इस दवा का भी आप लोग नाम याद रखिएगा, इस दवा का नाम भी पूछ सकता है आप लोग से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि आखिर वो कितने दिनों में दी जानी चाहिए। ठीक है, जन्म के कितने दिनों में दी जानी चाहिए। तो सभी लोग का आंसर दीजिए कि जन्म के आखिर कितने दिनों में देने चाहिए, कि घंटा में देना चाहिए। तो देखिए जन्म के 6 घंटा, जन्म के 12 घंटा, जन्म के 24 घंटा, जन्म के 72 घंटा। तो कितने घंटे के अंदर आखिर देना चाहिए, कितने घंटों में दी जानी चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सब लोग का आ रहा है BCA। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 घंटा। यानी एक दिन कितना का होता है? एक दिन होता है 24 घंटा का। ठीक है, 24 घंटा का होता है तो 72 घंटा यानी कि 3 दिन, यानी 3 दिन के अंतराल पे दिया जाना चाहिए नवजात शिशु को। सभी लोग कमेंट में बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म सभी लोग बताइए कि क्या होता है। बहुत अच्छा, सब लोगों का आ रहा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, बहुत अच्छा, सबका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि आखिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्री एक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर क्या है? ठीक है, प्री एक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना कमेंट कीजिए ताकि क्वेश्चन को हम समझाएंगे आखिर बायोकेमिकल मार्कर क्या है। ठीक है, तो सब लोग का आंसर आ रहा है, बता दीजिए। चलिए बताते हैं आखिर बायोकेमिकल मार्कर क्या है। तो बायोकेमिकल मार्कर का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि प्री एक्लेम्सिया क्या है? एक प्रकार का
बीमारी है। ठीक है, तो इस बीमारी का सबसे जो है वो सस्ता उपाय क्या है, यानी सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें क्या है, जिससे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि प्री एक्लेम्सिया इसको है कि नहीं। इसको हम लोग आइडेंटिफाई जो है बहुत आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम में उसके जो भी मरीज़ है उसके बॉडी से हम लोग ऐसा उससे ले सकते हैं जिससे कि हम लोगों को जो प्री एक्लेम्सिया है वो आसानी से पता चल सके। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, साफ तौर पे एकदम सस्ता सा उपाय है इसका यही कि बायोकेमिकल मार्कर का। ठीक है, कि सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध किया जाने वाला, ठीक है, वो चीज़ क्या है जिससे उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया का बात किया जा रहा है, तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और क्या होता है कि एडिमा हो जाता है, यानी सूजन आ जाता है, और क्या होता है, और ये होता है कि प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है, यानी उसके मूत्र में जो होता है प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है, यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग का सबसे अच्छा उसमें से उपाय क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोटीन यूरिया, सोरम यूरिक एसिड, सोरम क्रिएटिन, सोरम सोडियम। तो ये सारा जो होता है जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये सब क्या है आसानी से उपलब्ध होने वाला नहीं है, लेकिन प्रोटीन यूरिया का हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो मूत्र से होगा, तो ये सबसे अच्छा उपाय क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिजेरियन सेक्शन के लिए पूर्ण संकेत है, यानी हम लोग कब जानेंगे कि इसको सिजेरियन की आवश्यकता है। ठीक है, प्रसव के दौरान आखिर ऐसा क्या हम लोग संकेत जानेंगे, ऐसा क्या संकेत देखेंगे जिससे पता चलेगा कि इसको सिजेरियन की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, पीता LSCS। ठीक है, पूर्ण डिस्ट्रेस, ब्रीज प्रेजेंटेशन, आईवी का प्लेसेंटा प्रीविया, आईवी प्रकार का प्लेसेंटा प्रीविया, ये आईवी प्रकार का इसको काट दीजिए, केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी रख लीजिए, प्लेसेंटा प्रीविया। तो हम लोग इसमें से कौन सा आप लोगों के साथ ऐसा कंडीशन आएगा जिससे कि उसको सिजेरियन की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ब्रीज प्रेजेंटेशन में तो हम लोग को नहीं ही करना रहेगा, जब पूर्ण डिस्ट्रेस यानी कि जब वो पूरा क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, तो उसको भी उस टाइम हम लोगों के सिजेरियन की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में भी बताया था इसका आंसर, तो इसका आंसर आप लोग बताइए सभी लोग कि क्या होगा, सिजेरियन की आवश्यकता क्या होता है। पिछले जब क्लास हुआ था इसका तो हम बताए थे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो उसमें सिजेरियन की आवश्यकता होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया आप लोगों को बताए थे कि आखिर प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, सर्विक्स का जो मुंह होता है उसको पूरा से ढक लेता है। ठीक है, अभी पिछले फिगर में दिखाए थे कि प्लेसेंटा कहाँ था, ऊपर था, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि सर्विक्स को ढक लेता है, वो आधा ढके या फिर पूरा ढके, इसमें भी बहुत सारा टाइप होता है। तो सीधा सा आप लोग यही जानिए, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के मुंह को ढक लेता है, जिससे कि क्या होता है बच्चा डिलीवर होने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, बच्चा को सांस लेने में भी इसमें तकलीफ़ आ सकती है, तो इसलिए ये सिजेरियन से ही वो बच्चा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर नहीं, यहाँ पे 11 नंबर पढ़ लिए थे, अब 12 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, प्रसव के बाद गर्भाशय पेल्विस अंग बन जाता है कब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रसव के बाद बोल रहा है, यानी कि प्रसव के दौरान, यानी कि गर्भावस्था के दौरान, यानी कोई लेडी जब वो गर्भावस्था रहती है उससे पहले क्या होता है। ठीक है, जब वो कोई लेडी क्या रहती है, गर्भवती नहीं हुई रहती है, तो उसकी गर्भाशय कहाँ रहती है, पेल्विस में रहती है। ठीक है,
लेकिन जब वो गर्भवती होती है तो वो उसकी गर्भाशय क्या होती है, सभी को पता है कि उसके गर्भाशय बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वो जब बढ़ती है ना तो बढ़ते बढ़ते वो जो होती है ऊपर चली जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जैसे ही उसके बाद प्रसव होगा तो क्या हो जाएगा, प्रसव के बाद वो फिर से पेल्विस में आ जाता है। ठीक है, तो प्रसव के वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रसव के कितने दिन बाद गर्भाशय पेल्विस में आ जाएगा, यानी कि पेल्विस अंग बन जाएगा। ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 12 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। यानी कि 12 दिन के बाद वो गर्भाशय फिर से कहाँ चला जाएगा, पेल्विस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन पर मौजूद एक पतली रेशेवार रिंग है, यानी कोरियोनिक जो प्लेट होता है उसके मार्जिन आप लोग समझ सकती हैं, जो भी किनारा वाला जो भाग होता है तो उस पर एक पतली पेशेवर रिंग के जैसा बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्लेसेंटा सकमवेलेंट, प्लेसेंटा सेक्सेटुएटा, और ऑप्शन नंबर सी है वेलेमेंटस इंसर्शन, ऑप्शन नंबर डी है प्लेसेंटा मार्जिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा मार्जिना। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसको स्किप करते हैं। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से देखेंगे। तीसरे चरण के प्रसव की सबसे आम जटिलता क्या है। ठीक है, सबसे आम जटिलता क्या है, यानी जैसे ही वो तीसरे यानी थर्ड स्टेज में जाएगी तो उस प्रसव के दौरान क्या जटिलता है जो सबसे आम है यानी नॉर्मल है, वो अधिकतर लोग में होता है। ठीक है, सब इनवैलियस, खून बहना, शॉक, परफोरेशन। सभी लोग इसका आंसर देंगे कि क्या होगा कि तीसरे चरण के प्रसव की सबसे आम जटिलता क्या है, यानी तीसरे ऐसा थर्ड जो होता है चरण में ऐसा क्या होता है जो कि आम है। ठीक है, सभी को पता होगा कि प्रसव की कितना चरण है, प्रसव के कुल 4 चरण होता है। आप लोग को बहुत बार ऐसे बताए भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर सभी लोग का आ रहा है खून बहना। तो ये जो होता है ब्लीडिंग सबसे आम जटिलता है, अधिकतर ये फीमेल में होता है। ठीक है, तीसरे चरण में क्या होता है कि बच्चा डिलीवर होता है। ठीक है, तीसरे चरण में ही ना बच्चा डिलीवर होता है। और चौथे चरण में क्या होता है, प्लेसेंटा को हम लोग बाहर निकालते हैं गर्भाशय से। ठीक है, तो तीसरा चरण में क्या होता है, खून बहना एक आम जटिलता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एलएमपी दे देता है और उसका ईडीडी पूछता है कि आखिर ईडीडी क्या होगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माँ की एलएमपी 7 दिसंबर है। ठीक है, 7 दिसंबर है तो उसकी ईडीडी क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग इसका गणना कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 27 सितंबर, 23 अगस्त। ठीक है, सभी लोग जो होता है इसका ईडीडी निकाल कर जल्दी से फटाफट से इसको बताइए कि आखिर इसका ईडीडी क्या होगा। 7 सितंबर को उसको एलएमपी है, तो देखिए 7 दिसंबर है तो दिसंबर है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, ऐसे करके आप लोग ऐड कीजिए। कितना आप लोग ऐड कीजिएगा। सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है 14 सितंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन लोग को भी नहीं पता है तो वो लोग ये जान लीजिए कि एलएमपी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें 9 मंथ ऐड किया जाता है प्लस 7 डेज ऐड किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी आप लोगों के पास एलएमपी है उसमें सीधे 9 मंथ ऐड कर दीजिए और दिन में 7 दिन ऐड कर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे 7 दिन है तो 14 दिन हो जाएगा। इसमें जब 7 दिन ऐड करेंगे तो दिसंबर है, तो दिसंबर में जैसे ही हम लोग 9 मंथ ऐड करेंगे, 9 मंथ ऐसे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। जैसे कि दिसंबर के बाद हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना हो गया।
तो ये सितंबर हो गया और 7 ये दिसंबर है। इसमें 7 में हम लोग जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 सितंबर इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब सभी लोग इसका जो है फुल फॉर्म बताइए, ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एलएमपी और ईडीडी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। सभी लोग बताएंगे आखिर एलएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत राइट आंसर सभी लोग का आ रहा है, लास्ट मंथ पीरियड और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसव का प्राथमिक लक्षण क्या है। ठीक है, यानी कैसे हम लोग जानेंगे कि इसको अब ये जो होता है इसमें अब हम लोगों का प्रसव स्टार्ट हो सकता है, यानी लेबर स्टार्ट हो सकता है। कौन सा लक्षण आप लोग देखिएगा कि उससे पता चलेगा कि इसको अब इसका जो है अब बच्चा डिलीवर हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गर्भाशय संकुचन, माँ द्वारा धक्का देना, इलेक्ट्रोसिक दबाव और उदर संकुचन। उदर संकुचन आप सभी को पता है कि क्या होगा, वो एक फॉल्स पेन होता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही काट दीजिए और ये भी काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी आप लोगों को सभी लोग में कन्फ्यूजन होगा, तो क्या हो जाएगा, संकुचन, गर्भाशय संकुचन यानी यूट्रस का कंट्रैक्शन। जब तक कंट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, उसको पेन नहीं होगा, तब तक वो बच्चा का डिलीवर होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जब तक कि पेन नहीं होगा तब तक बच्चा डिलीवर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सभी लोग का आ रहा है। बहुत अच्छा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए प्रसव के बाद पहले 24 घंटे के दौरान निम्न में से कौन सा लोकिया निष्कर्ष अपेक्षित है, यानी लोकिया के बारे में कौन सा जो है वो सही है। देखिए प्रसव के बाद क्या होता है ना कि योनि से क्या होता है, स्राव होता है 14 दिनों तक। ठीक है, 14 दिनों तक ये जो स्राव होता है ना उसी को हम लोग लोकिया बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं, जो कि 14 दिनों तक स्राव होता है। 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और इसकी प्रकृति भी पूछता है कि इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और इसका दिन हो गया यानी कि टाइम हो गया कितना दिनों तक, 14 दिनों तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि लोकिया के बारे में। यहाँ पे अभी क्वेश्चन हम बता दिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकिया के बारे में कि कौन सा सही है। ठीक है, लोकिया की अनुपस्थिति यानी 24 घंटों के दौरान। ठीक है, तो ये तो भाई एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपस्थिति कैसे होगी, लोकिया तो स्टार्ट हो जाती है जैसे प्रसव के बाद। ठीक है, तो ये गलत हो जाए। दुर्गंध के साथ ग्रीनिश से स्राव होना, ये जो है ऑप्शन इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे सोनिया के साथ बड़े पक्के, ये सब पता नहीं क्या क्या ऑप्शन, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। तो यहाँ पे हम जो है इसको छोड़ देते हैं, ये जो है इसमें ऑप्शन गलत लग रहा है। लेकिन लोकिया के बारे में हम ये बता देते हैं कि लोकिया जो होता है 14 दिनों तक इसका स्राव होता है। योनि से जो प्रसव के बाद जो होता है स्टार्ट हो जाता है और 14 दिनों तक रहता है, इसे ही हम लोग लोकिया बोलते हैं। और इसकी गंध जो होती है बदबूदार होती है। ठीक है, बदबूदार यानी कि मछली की गंध। ठीक है, मछली की गंध जैसा इसका गंध होता है। इसका गंध अगर पूछे तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, मछली की गंध की तरह। ठीक है, मछली की गंध की तरह। आप लोग को पता है कि कितना गंदा महकता है, तो वो मछली के गंध की तरह ही वो रहेगा। ठीक है, 14 दिनों तक रहेगा। ठीक है, देखिए तो 14 दिनों तक रहता है, तो एक ही कलर इसका सेम नहीं रहता है। ठीक है, 1 से 4 दिन तक जो स्राव होता है प्रसव के बाद, जैसे ही ये 1 से 4 दिनों तक जो लोकिया रहता है, इसका रंग रहता है रेड कलर। ठीक है, प्रथम दिन से लेकर 4 दिनों तक इसका रंग कैसा होता है, रेड कलर यानी लाल कलर। उसके बाद इसका कलर जो है वो हो जाता है येलो। ठीक है, येलो हो जाता है। ये होता है 5 से 9
दिन के बीच में, ठीक है, येलो हो गया। उसके बाद जो होता है वो स्टार्ट होता है 10 से 14 दिन। तो 10 से 14 दिनों के भीतर में इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला, ठीक है। ये जो 5 से 9 दिन था ये पूरा येलो रहता है, उसके बाद ये थोड़ा सा हल्का पीला, येलो मतलब पीला, ठीक है, ये पीला हो गया 5 से 9 दिनों के अंदर में। उसके बाद से 9 दिनों के बाद यानी 10 से 14 दिनों के बाद इसका कलर जो होता है हल्का पीला हो जाता है। बस ये इतना आप लोग याद रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन लौकिया से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साथ ही इसका आप लोग क्या रखिएगा याद, प्रकृति की कैसी होती है, प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए, कभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। ऐसे जो है ऐसे वैसे कुछ भी आंसर कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि उसी कमेंट में इतना तेज़ी से ये आते रहता है कमेंट कि क्वेश्चन भी उसमें ये पार हो जाता है, ठीक है। तो जो भी केवल क्वेश्चन है वही आप लोग कीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक एमनियोटॉमी किए जाने के बाद एक नर्स को पहले आकलन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एमनियोटॉमी, ठीक है। कहीं भी अगर टॉमी वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, कटना पीटना, ठीक है। जैसे कि एपिसियोटॉमी आप लोग जानती होंगे, एपिसियोटॉमी में क्या होता है, पेरिपेरियम जो एरिया होता है वो वहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है। तो इम्यूनियोटॉमी यहाँ पे आ रहा है। तो इम्यूनियोटॉमी मतलब क्या, जो एमनियोटिक जो थैली होता है उसका फट जाना या फिर टूट जाना, ठीक है। तो फिर थैली जब टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें का जितना भी द्रव है, लिक्विड है यानी कि पानी है, वो क्या बाहर आने लगेगा। इससे भ्रूण को क्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आकलन क्या करना चाहिए, इम्यूनियोटॉमी। आप लोगों को समझ में आ गया कि इम्यूनियोटॉमी मतलब थैली का, पानी वाला जो थैली आप लोग बोल सकती है इम्यूनियोटॉमी, ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में पानी की थैली बोलते हैं, ठीक है, इम्यूनियोटॉमी। तो उसी का फट जाना इम्यूनियोटॉमी कहलाता है, ठीक है। तो ये जब हो जाए तो सबसे पहले नर्स जो होंगी, जैसे एएनएम है, जीएनएम है, ये सब क्या है, नर्स है। तो उनका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्वाइकल फैलाव के लिए, मूत्राशय फैलाव के लिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रहा है, आकलन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आकलन यानी सर्वेक्षण, यानी कि सबसे पहले आप लोग क्या देखिएगा, तो सर्वाइकल फैलाव देखिएगा, कि मूत्राशय का फैलाव, कि मातृ रक्तचाप देखिएगा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है भ्रूण की गति पैटर्न। तो सभी लोग आप लोग आंसर इसका दीजिए, क्या हो जाएगा, सभी लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले जो होगा, मान लीजिए कि ये पानी की थैली फट जाएगा तो क्या होगा, उसको सबसे पहले भ्रूण को गति होगा, ठीक, सॉरी भ्रूण को क्या हो जाएगा, क्षति होगा। ये सारा जो होता है, ये सारा जो है माँ में है। तो सबसे पहले वो जो पानी की थैली है वो तो किससे जुड़ी रहती है, वो उससे सारा कुछ पोषण ये सब बच्चा को मिलता है, ठीक है, यानी कि भ्रूण को मिलता है। तो सबसे पहले भ्रूण की हम लोग, यहाँ पे हृदय नहीं होगा, यहाँ पे हृदय होगा, ठीक है, यहाँ पे हृदय होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हृदय होगा। तो हम लोग सबसे पहले हृदय की गति का परीक्षण करेंगे कि हृदय जो है उसकी धड़कन हम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का आकलन यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इम्यूनियोटॉमी पूछ सकता है कि आखिर इम्यूनियोटॉमी क्या है। तो इम्यूनियोटॉमी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सप्ताह के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना प्राथमिक उत्तरदायी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सप्ताह दिया हुआ होगा, यहाँ पे छूट गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो महिलाओं का जो पंजीकरण होता है, ठीक है, तो इसका उत्तरदायी तो कौन है, यानी सबसे पहले उत्तरदायी तो किसको आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये आप लोग जानिए। ये देखिए सब लोगों का आंसर जो है एएनएम या फिर आशा आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, PWW।
तो इसका फुल फॉर्म आप लोग सबसे पहले जान लीजिए क्या होगा। प्रेग्नेंट वुमेन एट वर्क। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकती है। PWW का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन एट वर्क, यानी प्रेग्नेंट वुमेन पे जो वर्क करता है, ठीक है, उसको हम लोग PWW करते हैं। ये ग्रामीण स्तर पे होता है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या करते हैं, प्रेग्नेंट जो भी महिलाएं होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन ये लोग करते हैं। ANM भी करती हैं। ठीक है, लेकिन उनसे पहले जो होती है PWW को करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। HIV के प्रसवकालीन संचरण का मतलब सभी है सिवाय किसके। यानी क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि HIV के प्रसवकालीन संचरण का मतलब सभी है सिवाय, यानी इसमें से ऑप्शन जो 4 दिया गया है, इस चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि प्रसवकालीन के दौरान वो HIV जो है उससे संचरण नहीं होगा, यानी कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है हम लोग का ट्रांसप्लांटल ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी है वर्टिकल ट्रांसमिशन बाई प्रिंस बर्थ, स्तनपान, यौन संपर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ के लिए स्तनपान कितने दिनों तक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 90 दिन, 42 दिन, 60 दिन, 75 दिन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्या बोल रहा है। सब लोग का आंसर भी आने लगा है। 90, 60, 42 सब अलग अलग आंसर है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग समझिए कि देखिए जैसे ही कोई माँ जो होती है वो पान कराती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो वो जब वो कराती है ना स्तनपान, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिनों तक गर्भ निरोधक का काम करती है, यानी कितने दिनों तक जब वो स्तनपान कराएगी तो वो उतना दिनों तक वो क्या हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 दिनों तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। 90 दिन यानी कि 3 महीना तक जब वो स्तनपान कराएगी तो 3 महीनों तक वो गर्भवती नहीं होगी। ठीक है, ये एक नेचुरल है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ये हम लोग इसको कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं बोल सकती है। ये जो है सभी में होता है जो लोग भी स्तनपान कराती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 21 नंबर है, 22 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी तिमाही में टांगों में ऐंठन किस गड़बड़ी के कारण से होती है। जिंक, आयरन, कैल्शियम, नियासिन, किसके कारण से गड़बड़ी होती है। तीसरी तिमाही में टांगों में ऐंठन किसकी गड़बड़ी से होती है, यानी किसकी कमी से टांगों में ऐंठन होगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। आंसर सभी लोग कीजिए, आयरन होगा कि जिंक होगा कि कैल्शियम होगा, क्या होगा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखिए टांग में ऐंठन होता है तो यानी कि वो बोन में दर्द होता है, तो जो भी हड्डी से रिलेटेड आता है तो उसमें क्या आंसर हो जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम होता है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आने लगा कैल्शियम, तो कैल्शियम ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसके में क्या है, कैल्शियम की कमी है। ठीक है, वैसे भी आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि प्रेग्नेंट जो भी लेडी होती है उसको कैल्शियम की कितनी गोली दिया जाता है, कितनी गोली दिया जाता है कैल्शियम की। सभी लोग आंसर देंगे। आयरन की कितनी गोली दिया जाता है और कैल्शियम की कितनी गोली दिया जाता है, सभी लोग आंसर देंगे। सभी लोग का आंसर आ रहा है
360 और 180 राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कैल्शियम की गोली जो होती है वो सुबह शाम दिया जाता है, एक एक गोली, और आयरन गोली एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, रात में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको टोटल 1500 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो जिससे कि हम लोग 1500 mg का कैल्शियम होता है। ठीक है, तो 500 mg का 2 गोली हम लोग देंगे तो वो हो जाएगा 1000, और 500 बचा जो है हम लोगों का टोटल 1500 का ज़रूरत होता है, तो 1000 तो हम लोग को कैल्शियम की गोली से मिल गया, और 500 जो है वो हम लोग जो भी दूध या फिर कुछ ऐसे कैल्शियम युक्त चीज़ें खाते हैं तो उससे हम लोगों को कैल्शियम 500 मिल जाता है। तो इस तरह से 1500 mg ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान कब्ज दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो लोग भी थ्योरी का क्लास देखी होंगी तो उनको पता होगा कि क्या हो जाता है गर्भावस्था में, कब्ज हो जाती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, ये एक प्रकार की कोई बीमारी नहीं, ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोते समय पीठ के बल लेट जाना, सब्जी और फलों का सेवन बढ़ाना, आयरन का सेवन आधा करना, काउंटर एसेंटिव पर एक हल्का लेना। पता नहीं ये क्या ऑप्शन है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी काट दीजिए, इस तीनों में से ऑप्शन लीजिए। ठीक है, कि क्या आप लोग बोलिएगा जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर गर्भावस्था हो या फिर कोई भी हो, लेकिन वो जब कब्ज हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्या सलाह देंगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, क्योंकि सी तो सभी लोग को पता होगा कि नहीं होगा, आयरन का हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आधा तो हम लोग कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें से ए और बी जो होता है दोनों में से कोई एक ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सब्जी हो। सब्जी में कैसे सब्जी? हरा साग सब्जी और फलों का सेवन हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादा करने के लिए, जिससे कि उसका कब्ज दूर हो जाए। हालांकि वो जो है खुद से भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको जो होता है एक कंट्रोल यानी कि कुछ हद तक कम करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बोल रहे हैं? चलिए, वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से दोबारा आप लोग सुनिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, MCTS का फुल फॉर्म क्या है? MCTS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, किसका? MCTS। जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। माँ और बच्चों की ट्रैकिंग प्रणाली होगा कि मातृ एवं शिशु शिक्षण प्रणाली होगा? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, माँ और बच्चे को शिक्षण प्रणाली, माँ और बच्चे के उपचार अनुसूची। तो सभी लोग का आंसर आना चाहिए। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए MCTS, M से क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। ठीक है, M से मदर हो गया, C से क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो गया, C से चाइल्ड हो गया, T से क्या हो जाएगा? ट्रैकिंग हो जाएगा, और S से क्या हो जाएगा? सिस्टम यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, MCTS। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या है? देखिए आप लोग जो होती है, जब भी कोई गर्भवती आती है तो उसको क्या देती है? TD देती है। जब भी पहली बार आती है आपके पास TD देती है, तो ये सारा कुछ आप लोग, या फिर उसको जो होता है ये उसकी जो भी ANC है ये आप लोग उस पर अपलोड करती हैं पोर्टल पे। ठीक है, तो आप लोगों को एक RCH ID मिलता होगा। ठीक है, वो RCH ID आप लोग जो MCP कार्ड होता है उस पर आप लोग चढ़ाती होंगी, तो वही MCTS जो होता है
इसी में RCH ID MCTS बोलिए या फिर RCH नंबर बोलिए, ये दोनों एक ही है, ठीक है। इसी में हम लोग RCH ID निकालते हैं MCTS में, ठीक है। इसी के द्वारा RCH ID निकलता है, ठीक है। तो वो आप लोग MCTS बोलिए या फिर RCH बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो वो RCH ID से ही हम लोगों का काम होता है। तो MCTS में आखिर होता क्या, इसका काम क्या है? इससे देखिए, जब भी कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट से लेकर के और उसके बच्चे तक के उसका स्वास्थ्य का देखभाल, पोषण, ये सारा कुछ इसको ट्रैक किया जाता है। ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? MCTS बोलिए या फिर RCH बोलिए, ठीक है। RCH ID जब उसका डालिएगा तो उसके बारे में सारा डिटेल उसमें आ जाता है, ठीक है। तो वही हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो MCTS में क्या होता है? माँ और बच्चों का ट्रैकिंग किया जाता है, उसके स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। प्रसव की प्रगति का आकलन करने के लिए निम्न में से सभी पैरामीटर है सिवाय, यानी कि हम लोगों का इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रसव की प्रकृति का आकलन नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्वाइकल फैलाव, चूर्ण का यहाँ पे देखिए चूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे होगा भ्रूण, ठीक है। भ्रूण का डिसेंट, यहाँ भी पूर्ण नहीं होगा, यहाँ भी भ्रूण होगा। देखिए इसमें बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक मिल रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चूर्ण नहीं होगा, यहाँ भ्रूण होगा, यहाँ भी भ्रूण होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण का डिसेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूण की पूर्ण हृदय गति और गर्भाशय का संकुचन। इसमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो एक पैरामीटर नहीं है, यानी संकेत नहीं है प्रसव की प्रगति, ठीक है। प्रगति का आकलन हम लोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही हम लोग प्रगति का आकलन करते हैं ना, जैसे आप लोग देखी होंगी पार्टोग्राफ में क्या क्या भरा जाता है? उसका फैलाव भरा जाता है, ठीक है। सर्वाइकल यानी सर्विक्स का फैलाव, कितना देर में कितना क्या फैलाव हुआ, ये सारा कुछ। लेकिन हृदय की गति ये जो होता है उस पैरामीटर में हम लोगों को उसमें आकलन नहीं करना रहता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो होता है आकलन करना पड़ता है। उसका संकुचन, कंट्रैक्शन, कितना देर पर क्या हुआ, ठीक है, कितना देर पर कंट्रैक्शन हुआ। उसका डिसेंट यानी कि उसका क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेल्विस हुआ ना, तो पेल्विस में उसका कैसे जो भ्रूण है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और सर्विक्स का फैलाव, ये सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं? आकलन करते हैं। लेकिन भ्रूण की गति का आकलन तो करते हैं, लेकिन उसमें जो होता है इसका बार बार हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है, आधा घंटे पे। लेकिन इसका भ्रूण का गति जो होता है जब वो आप लोग के पास पहली बार आएगा उसी टाइम चेक करना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भवती महिला के टीकाकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यानी गर्भवती महिला का जब टीकाकरण होता है तो इसमें गलत कथन कौन सा है, इसी को हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? लाइव टीके कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, कंट्राइंडिकेटेड होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी है टीटनेस के खिलाफ टीकाकरण दिया जा सकता है। टीटनेस का टीका माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा करता है। टीटनेस की तीसरी खुराक प्रत्येक तिमाही में दिया जाता है। क्या इसमें से गलत है? आप लोग ये सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लस में इजी भी क्वेश्चन है। तो सबका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। देखिए कैसे कि जब भी कोई गर्भवती महिला है तो टीकाकरण, अगर वो गर्भवती महिला है आपके पास आई तो टीकाकरण के बारे में सबसे पहले कि बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है इसमें से जो कि गलत है। देखिए टीडी जब दिया जाता है, टीडी का टीका, तो कब दिया जाता है? प्रत्येक तिमाही में। तिमाही तो क्या होता है?
तीन होता है, यानी तीन टीटी तो नहीं लगता है ना। टीटी देखिए लगता कैसे है ना कि ये क्या होता है, एक टीडी फर्स्ट लगता है, एक टीडी सेकंड लगता है, एक टीडी बूस्टर लगता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। जैसे कोई अगर लेडी अगर वो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको 2 टीडी लगता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार माँ बनती है, अगर उसका जो सबसे छोटा बच्चा है वो 3 साल से अगर बड़ा है, 3 साल से अगर बड़ा रहेगा तो उसको दोनों टीका लगेगा। ठीक है, अगर 3 साल से छोटा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीका लगेगा, टीडी बूस्टर। ठीक है, इस तरह से लगता है टीका। और देखिए यहाँ पे ये आप लोग को तो पता ही है, टीटनेस के खिलाफ टीकाकरण दिया जा सकता है ये भी। और ये जो टीटी का टीका है वो माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखेगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है लाइव टीके कंट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी अगर चीज़ दिया जाता है उसको, मतलब कि कंट्रा इंडिकेटेड मतलब आप लोग इस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझिए, कंट्रा इंडिकेटेड मतलब ये हुआ कि उसको जो है हमें बताना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि हम लोगों को गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए, या फिर दवा हो या फिर टीका हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो वही लाइव टीका जो होता है, लाइव टीका, तो वो गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए। लेकिन टीडी जो होता है वो लाइव नहीं होता है। ठीक है, वो मृत टीका होता है। लाइव मतलब जीवित टीका इसको हिंदी में बोला जाता है। और तो ये टीडी क्या है, ये लाइव टीका नहीं है। ठीक है, तो लाइव टीके से बचना चाहिए, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड मतलब देखिए, कंट्रा इंडिकेटेड आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। कंट्रा इंडिकेटेड मतलब देखिए, गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे क्या बोला जाता है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो क्या है वो कंट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे उत्पाद जिससे कि वो गर्भावस्था में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वही कंट्रा इंडिकेटेड हो गया। यहाँ पे कंट्रा इंडिकेटेड क्या है, लाइव टीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए, गर्भकालीन मधुमेह निम्नलिखित को छोड़कर जोखिम को बढ़ाता है। यानी कि जब किसी भी लेडी को अगर मधुमेह है यानी डायबिटीज है यानी चीनी रोग है, तो वो कौन सा जो जोखिम है वो नहीं बढ़ाता है, बाकी सबको बढ़ा देगा। मैकोसेमिया, स्मॉल फॉर डेट फीटस, समय पूर्वता और स्टिल बर्थ, जन्मजात विसंगतियाँ। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए कि क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जो है गर्भकालीन यानी माँ को मधुमेह है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उसको कोई भी जोखिम जो है नहीं होगा। इसमें से कौन सा जो जोखिम है तो वो उसको बच्चा को नहीं होगा। ठीक है, बच्चा को नहीं होगा। माँ को अगर मधुमेह भी है तो बच्चा को इसमें से कौन सा ऐसा क्या है जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन आंसर आ रहा है सबका बी, सी, ए, डी, सब तरह का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल फॉर डेट फीटस, यानी कि मतलब कि देखिए कोई ऐसा बच्चा होता है कि वो जब जन्म लेता है तो उसका हाइट क्या होता है, कम होता है। तो मधुमेह से उसको ऐसा हाइट वाइट का कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है, स्टिल बर्थ हो सकता है या फिर जन्मजात क्या हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, ये सारा कुछ इसमें का हो सकता है। लेकिन उसके हाइट पे, उसके डेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टिल बर्थ मतलब क्या, देखिए स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है ना, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
गेले के मार्ग का प्रयोग करना, क्या लिखा हुआ है गेले, ये क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। लड़कियों में यौन के विकास का सही क्रम क्या है, यानी सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थैलांचे, प्यूबनाचे, मेनार्के। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या होगा आप लोग सही क्रम इसमें देखिए और सही क्रम के हिसाब से आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थैलांचे मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का विकास जब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं थैलांचे, उसको बोलते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, थैलांचे। उसके बाद प्यूबरांचे यानी प्यूबर्टी आप लोग बोलती हैं। ठीक है, प्यूबर्टी इसको आप लोग समझ लीजिए। तो प्यूबर्टी आती है, उसके बाद प्यूबर्टी मतलब मेनार्के, उसके बाद क्या आती है, मेनार्के। ठीक है, मेनार्के में क्या होता है, प्यूबर्टी मतलब युवा अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था की पहचान किससे की जाती है, थैलांचे से ही की जाती है। जब भी उसका ब्रेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग मानते हैं कि वो प्यूबर्टी में जा रहा है, यानी युवा अवस्था में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थैलांचे आएगा तब ना प्यूबर्टी में जाएगा, उसके बाद प्यूबर्टी में जाएगा ना, तो प्यूबर्टी एज में ही उसको मेनार्के आएगा। ठीक है, मेनार्के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले थैलांचे यानी ब्रेस्ट का इसमें विकास होता है, प्यूबर्टी यानी युवा अवस्था। जैसे युवा अवस्था जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मेनार्के स्टार्ट होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपलब्ध 6 से 7 ओसाइट्स में से कितने ओवुलेशन के दौरान जारी होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब भी एक फीमेल जो होती है उस फीमेल में कितने ओसाइट्स होते हैं, 6 से 7 मिलियन तक ओसाइट्स होते हैं। ओसाइट्स मतलब क्या, जिसमें एग रहता है ना, एग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कवर होता है, इस ओसाइट्स में ही क्या रहता है, एग रहता है। ठीक है, एक ओसाइट्स में एक अंडा रहता है। ठीक है, तो उस अंडे की संख्या बोलिए आप लोग, या फिर ओसाइट की संख्या बोलिए, वो कितनी होती है, 6 से 7 मिलियन होती है। लेकिन 6 से 7 मिलियन तो होती है, लेकिन एक मंथ में एक ही ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, दोनों तरफ ओवरी तो 2 होता है, लेकिन अगर पहला मंथ एक ओवरी से ओव्यूलेशन हो गया यानी कि अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, तो दूसरे महीने दूसरे अंडाशय से ओव्यूलेशन होगा यानी अंडोत्सर्ग होगा। तो एक ओसाइट में एक अंडा होता है, तो पूरे जीवन काल में ओव्यूलेशन होता तो नहीं है। ठीक है, स्टार्ट होता है 13 से 45 तक, तो 13 से 45 एज तक कितना ओव्यूलेशन होगा यही पूछ रहा है। 100 से 200, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 400 से 500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 से 4000 राइट आंसर हो जाएगा। 3000 से 4000 वो एवोल्यूशन होगा पूरे जीवन काल में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बीच इनाई स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर भ्रूण की दिल की आवाज़ का पता किया जा सकता है। यानी सीधा सा क्वेश्चन ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि भ्रूण की दिल की आवाज़ कब से आप लोग फील कर सकती हैं। ठीक है, जब भी उसको दिल का आवाज़ सुनाई देगा तभी ना हम लोग सुन पाएंगे, वो चाहे वो स्टेथोस्कोप हो चाहे कोई भी स्कोप हो। ठीक है, तो भ्रूण का जब दिल का आवाज़ हम लोग कब से सुन सकते हैं, तो 16 से 18 सप्ताह होगा कि 14 से 16 कि 16 से कि 22 से 24 कि 10 से 12, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 22 से 24 सप्ताह के भीतर में हम लोग
भ्रूण की दिल की आवाज़ का पता लगा सकते हैं, यानी भ्रूण की दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 24 वर्षीय प्रथम गर्भा जिसका वजन 54 kg है, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल है, दूसरे टाइमेस्टर में एंटीनेटल क्लिनिक पर आकर आहार लेने संबंधित सलाह मांगती है, उसे क्या सलाह देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 300 कैलोरी अतिरिक्त, 500 कैलोरी अतिरिक्त, 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त, 650 किलो कैलोरी अतिरिक्त, अतिरिक्त कैलोरी नहीं। यानी हम लोग इसमें से क्या सलाह देंगे कि अतिरिक्त कैलोरी नहीं ले, कि 300 किलो ले अतिरिक्त कैलोरी, की 500, की 650। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 किलो कैलोरी हम लोग उसको अतिरिक्त आहार लेने के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसका वज़न भी लगभग जो है 54 kg है। ठीक है, 24 एज हो रहा है, तो 54 kg कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मतलब नहीं ज़्यादा कम है या नहीं, मतलब ये कम में ही आएगा 54 kg। ठीक है, और 11 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो 11 ग्राम से अगर ऊपर रहता है हीमोग्लोबिन तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, 11 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उसको 300 कैलोरी ही अतिरिक्त उसको बोलेंगे आहार लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं, इसका आंसर सभी का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था में गर्भायु की गणना की जाती है। गर्भायु यानी कि ईडीडी। ईडीडी की गणना जो है हम लोग कैसे करेंगे? 9 माह प्लस 7 दिन की 9 चंद्र माह द्वारा 280 दिन द्वारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पे क्या है? उपरोक्त सभी, तो इसको आप लोग मार मत दीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को अच्छा से पहले सारा ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। अगर जो याद नहीं होगा ना, अगर देखिए यहाँ पे गणना किया जा रहा है तो गणना तो कोई एक ही को किया, एक ही के हिसाब से न किया जाएगा, ना कि चंद्रमाह द्वारा या फिर 280। ये सारा जब आप लोग काउंट कीजिएगा तो सारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कभी भी बोले थे पहले भी कि कभी भी आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ के तभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा से उसको समझ के। तुक्का भी लगाया जाता है तो अच्छा से समझ के दिमाग से लगाया जाता है, तभी तुक्का भी सही होता है। ठीक है, तो सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, 9 माह प्लस 7 दिन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन से सप्ताह के दौरान भ्रूण दिल अपना स्वयं का रक्त पंप करने लगता है? यानी कि जब भ्रूण का दिल नहीं बना रहता है तब वो कैसे रक्त पंप करता है? वो सारा कुछ होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? माँ के जो दिल होता है वो रक्त पंप करता है, उसी से रक्त जाता है किसमें? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद भ्रूण में जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका जब दिल बन जाता है यानी हार्ट बन जाता है तो वो पंप करने लगता है खुद का। तो वो कब बन जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 माह, 6 सप्ताह। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 सप्ताह बाद जो होता है वो भ्रूण का जो हार्ट होता है वो बन जाता है, उसके बाद वो भ्रूण खुद से अपना रक्त पंप करने लगता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बता दिए थे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डैश से पूर्व गर्भस्थ शिशु का निष्कासन गर्भपात कहलाता है। यानी किससे पूर्व? यानी कितने सप्ताह से पूर्व अगर शिशु का निष्कासन हो जाता है तो उसको हम लोग गर्भपात यानी कि एबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, उसको मिसकैरेज भी बोला जाता है। तो हम लोग किस सप्ताह से पूर्व इस शिशु का निष्कासन हो जाएगा? शिशु का निष्कासन किस रूप में होता है? ब्लड के रूप में होता है। ठीक है,
तो वो ही बोल रहा है कितने सप्ताह से पहले होगा तो हम लोग उसको एबॉर्शन बोलेंगे, जीवन क्षमता से पूर्व यानी कि जन्म से पहले कभी भी। ठीक है, इसका यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि गर्भावस्था के 28 सप्ताह से पूर्व, गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो इसलिए इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, यानी 28 सप्ताह से पूर्व अगर उस शिशु का निष्कासन हो जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे? गर्भपात बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन की कानूनी अनुमति देता है, यानी कि कितने सप्ताह तक जो है, अगर कोई चिकित्सीय समापन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी लोग आप बताइए कि चिकित्सीय समापन जो किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए। चलिए एमटीपी आंसर आ रहा है, बहुत सही आंसर है, एमटीपी बोला जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कितने सप्ताह तक अगर वो कराया जाएगा तो वो वैध होगा, यानी कानूनी रूप से भी अनुमति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 24 सप्ताह, 32 सप्ताह हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह। ठीक है, 24 सप्ताह के अंदर अगर कोई भी अगर चाहता है कि चिकित्सीय समापन यानी गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन यानी गर्भ को ख़त्म करना, 24 सप्ताह ही टाइम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस समय जो होता है उस लिंग का पता नहीं चलता है, यानी जो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, उस टाइम तक उसके सेक्स का पता नहीं चल पाता है, उस समय उसके सेक्स ऑर्गन नहीं बना रहता है, इसीलिए वो 24 सप्ताह के भीतर अगर वो चाहे तो वो चिकित्सीय समापन करा सकती है। ठीक है, ये कानूनी रूप से वैध है। 39 नंबर देखते हैं, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक शुक्राणु का जीवन काल होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म का जीवन काल कब तक होता है? 48 से 72 घंटा, 24 से 48 घंटा, 12 से 24 घंटा, 0 से 12 घंटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर सभी लोग का है, बी भी आंसर आ रहा था और ए भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 से 72 घंटा, यानी 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, अगर वो वेजाइना में चला जाता है तो भी वो 2 से 3 घंटा तक स्पर्म जो है वो जीवित रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि गर्भावस्था की पूर्णता पर एमनियोटिक जब तक का आयतन, एमनियोटिक यहाँ पे द्रव होगा, जब नहीं होगा यहाँ पे द्रव का आयतन होता है, यानी गर्भावस्था की पूर्णता पर, यानी कि गर्भावस्था का जब लास्ट स्टेज होता है उस टाइम जो होता है एमनियोटिक द्रव का आयतन कितना होता है? 600 से 800, 300 से 500, 100 से 200, 50 से 100। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। इसका जो होता है आंसर, बहुत बार इसका आंसर बताए हुए हैं, तो सबका आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब लोग का राइट आंसर आ रहा था ए, तो ए ही राइट आंसर होगा, सब लोग का बहुत अच्छा आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पिछले क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। पॉलीहाइड्रोमेटिक्स टर्म का क्या अर्थ है? ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोनोमिक्स जो होता है ये भी बहुत बार पढ़ाया गया है,
इसको भी आप लोग बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। इसका एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो होती है इसकी बढ़ती घटती है, तो इसी को हम लोग पॉलीहाइड्रोमोनेटिस कहते हैं। लेकिन कितना बढ़ती है घटती है कितना होता है, ठीक है, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है एमनियोटिक द्रव की मात्रा 1000 ml से अधिक, 1500 ml से अधिक, कि 2000 ml से अधिक, कि 1200 ml से अधिक। सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन को बहुत बार बताया गया है। पॉली मतलब क्या होता है, अधिक होता है। बहुत बार बताया है कि पॉली मतलब अधिक होता है। तो अब अधिक तो कितना अधिक होता है, ठीक है। तो सी आंसर आ रहा है, सी इज राइट आंसर। बहुत अच्छा, सी ही होगा। 2000 ml से अगर अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमेटिक टर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जितना ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना ही हम लोगों का अच्छा पकड़ बनेगा, ठीक है। उस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो अच्छा से बनेगा। देखिए, अब 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के किस सप्ताह से किस सप्ताह के मध्य प्लेसेंटा का विकास पूर्ण हो जाता है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा का विकास कब तक होता है, यानी कब तक पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 सप्ताह से 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी है 8 सप्ताह से 16 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी है 12 सप्ताह से 20 सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी है 6 सप्ताह से 12 सप्ताह। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बताया गया है कि प्लेसेंटा का विकास कब तक समाप्त हो जाता है, यानी कब तक प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वो 6 से 12 सप्ताह तक प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निषेचन के बाद भ्रूण अपरा सर्वुलेशन शुरू होता है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्लेसेंटा का निर्माण कब से शुरू हो जाता है भ्रूण में, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि कब से निर्माण हो जाता है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि 6 से 12 सप्ताह में, तो वो तो बनकर तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही आप लोग काट दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी में बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी और सी आ रहा है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी 3 सप्ताह के बाद से वो बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 22वें दिन से स्टार्ट हो जाता है बनना, और उसके बाद 6 से 12 सप्ताह के अंदर में वो पूरा तरह से बन जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा यानी कि अपरा उसको हिंदी में बोलते। अब ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल जो रहता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ये गर्भवती महिला बताती है कि उसका अंतिम मासिक चक्र 22 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुआ था। एक नियमित मासिक चक्र था जो 4 दिन में समाप्त हो गया था। प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ईडीडी की गणना कैसे की जाती है। ईडीडी ही ना पूछ रहा है, प्रसव की अपेक्षित तिथि यानी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो कैसे काउंट किया जाता है, 9 मंथ ऐड किया जाता है, प्लस में 7 दिन ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन क्या दे रहा है, लेकिन ये कब से हम लोग ऐड करेंगे, 7 दिन कब से ऐड करेंगे, ये भी क्वेश्चन है कि 7 दिन कब से ऐड करेंगे। मासिक चक्र उसका 22 जुलाई को आया है, तो क्या ये 4 दिन के बाद ख़त्म हो गया है तब से हम लोग 7 जोड़ेंगे, या फिर 22 जुलाई में जोड़ेंगे। तो देखिए, आप लोग को कितना बार बताए हैं कि जब से ही ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, यानी 22 जुलाई को उसको क्या आया था, पीरियड आया था, तो 22 में ही हम लोग 7 जोड़ेंगे, ठीक है। 22 में ही 7 जोड़ेंगे, तो 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और जुलाई के बाद से जब हम लोग 9 महीना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रैल हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल 2024 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग ये काउंट नहीं भी करती ना, मई, अप्रैल,
मई और फिर ये अप्रैल अगर मंथ नहीं भी काउंट कीजिएगा तो ऑप्शन में देख लीजिएगा पहले, यहाँ पे जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे यहीं पे 7 जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि 29 कहीं दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही में जो है केवल 29 है, तो ये आप लोग टिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में अगर 29 दिख जाए तो फिर मंथ भी काउंट करना पड़ेगा। और ये जो 4 दिन है ना, ये आप लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है कि वो कितना दिन में समाप्त हुआ नहीं हुआ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो कि ऐसे जो है आप लोग मई कर दीजिएगा, अगर 4 दिन ऐड कीजिएगा तो वो आप लोग मई कर दीजिएगा। इसीलिए ये 4 का कोई फालतू में है, ये बस ऐसे ही आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग जो है जब से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है ना, उसमें आप लोग 7 जोड़िएगा, उसके बाद 9 महीना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। पूरे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास लंबा हो गया, आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग सभी लोग बताइए और साथ में काउंट करके नंबर बताइए। सबसे पहले तो आप लोग नंबर अपना बताइए, आप लोगों का कितना नंबर आया। जल्दी से काउंट कीजिए, नंबर रुके हुए हैं, सबका आंसर आना चाहिए, किनका कितना सही हुआ है। सब लोग बताइएगा। आंसर आ रहा है 38, 32, 40। देखिए, आप लोग अपना सही आंसर बताइएगा, बिना काउंट किए ऐसे ही नहीं बताइएगा। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर अच्छा से काउंट करके और सही सही बताएंगे, कोई भी गलत ऐसे ही कोई नंबर नहीं कि 1 से 45 के बीच में कोई नंबर लिख देना है तो नहीं। 29 24 आ रहा है, 32, 42, 29। बहुत अच्छा, जिनका भी मतलब 40 के ऊपर है तो फिर उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, उनके लिए तो आज एक ताली बनना ही चाहिए, बशर्ते कि वो अपना नंबर सही बता रहे हो। ठीक है, तो आप लोग अपने से भी देखिए कि मतलब ये 15-16 भी आंसर आ रहा है कि 15-16 सही हुआ है, तो उन लोगों को थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग है। आप लोगों को पता होना चाहिए निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/4, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों का गलती हुआ ना तो 1 क्वेश्चन आप लोगों का कट जाएगा सही वाले में से। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आंसर भी देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 30 भी आंसर, बहुत लोग का 30 भी क्वेश्चन सही हुआ है। 30 के ऊपर जिनका भी सही हुआ है तो उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।